डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 41। स्नेहा जी जो थोड़ा गुस्सा थी निया की ऐसी क्यूट हरकत से उनका सारा गुस्सा गायब हो गया और वो स्माइल करके निया के दोनों हाथों लो उसके कान से अलग किया और बोली, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसी कोई बात नहीं करेगी जिससे हमें तकलीफ हो। निया ऐसे ही क्यूट सा फेस बनाए अपनी गर्दन बार बार ऊपर नीचे करने लगी जिससे निया और ज़्यादा क्यूट लग रही थी। स्नेहा जी बोली, बस बस अब ज़्यादा गर्दन मत हिला वरना दर्द होगा बाद में। इतना बोल वो निया के माथे को चूम लेती है जिससे निया की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और फिर स्नेहा जी निया को अपने साथ नीचे डिनर करने के लिए ले जाती है। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सभी मौजूद थे शिवाय देव के। स्नेहा जी ने जब कृष को अपनी चेयर पर बैठा देखा तो उससे पूछा, कृष आप यहाँ हैं तो देव कहाँ है? स्नेहा जी की बात सुन कृष, माँ भाई मेरे साथ ही आए थे, अपने रूम में होंगे। कृष की बात सुन स्नेहा जी बोली, अच्छा ठीक है, आप सब खाना शुरू करो, हम अभी देव को लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ रह गए, जब वक्त पर आ गए हैं तो खाना भी साथ में खाते हैं। इतना सब बोलते हुए स्नेहा जी लिफ्ट में चली गई और थोड़ी देर बाद वो देव के फ्लोर पर थी। वो देव के रूम की तरफ जा रही थी कि उनकी नज़र जिम में गई जहाँ देव नॉनस्टॉप पंचिंग बैग पर पंच मारे जा रहा था। स्नेहा जी देव को ऐसे देख हैरान हो जाती है। वो किफर और हैरानी लिए देव के पास जाती है और जल्दी से देव के पीछे से हाथ रखा। जैसे ही देव को एहसास हुआ उसके हाथ रुक गए, उसने गुस्से से पलट के देखा तो एक पल के लिए स्नेहा जी देव के गुस्से से भरे चेहरे और उसकी खून जितनी लाल आंखों को देख वो जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई। और वही देव जो इतनी देर से अपना गुस्सा निकाल के खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, एकदम से स्नेहा जी को अपने पास देख उसके भी होश उड़ गए थे। देव ने जल्दी से खुद को संभाला और अपनी मां के पास आगे आके बोला, मोम आप यहाँ क्या कर रही है? स्नेहा जी जो देव से एकदम डर गई थी, उन्होंने देव की नॉर्मल आवाज़ सुनी तो वो अपने सेंस में आई और देव पर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, देव ये सब क्या था और आपकी आंखें इतनी लाल क्यों थी? आपको इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? हमें बताओ, आप क्यों कितना ज़्यादा परेशान हो? आप तो कभी ऐसे भी करते हो, आप तो हमारे प्यार बेटे हो ना, फिर आपको क्या हो गया है? जब आप घर आ गए थे तो आपको हमारे साथ बैठ के डिनर करना चाहिए था ना, फिर आप यहाँ और वो भी इतने गुस्से में। स्नेहा जी के इतने सवाल, उनका गुस्सा और शिकायत सब कुछ सुन के देव जल्दी से जाके उनके लगे से लग जाता है और अपनी आंखें बंद करके अपनी मुंह को कस के पकड़ लेता है। देव की इस हरकत से स्नेहा जी काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो गई थी। फिर उन्होंने भी देव की पीठ पर हाथ रखा और उसे थपथपाने लगी और फिर प्यार से बोली, देव बच्चे क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? अपनी मोम की फिक्र और उनके पूछने पर कि वो ठीक है क्या? देव अब तक खुद को काफ़ी हद तक शांत कर चुका था। देव बोला, जी मोम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस थोड़ा काम की वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। एक प्रोजेक्ट न लॉस हो गया, हमारे किसी पार्टनर ने हमें धोखा दे दिया जिसकी वजह से हमें काफ़ी लॉस हुआ है, जिस वजह से मैं थोड़ा परेशान था। इतना बोल देव अपनी मोम से अलग होता है और बोलता है, मोम देखो अब आपके कपड़े भी खराब हो गए। स्नेहा जी ने देव की बात सुनी तो वो थोड़ा असमंजस में देव को देख बोली, कैसे? देव अपनी को खुद को देखने के लिए बोलता है तो वो उसे देखती है, तब जाके उन्हें पता चलता है कि देव पूरा पसीने से भींगा हुआ है। स्नेहा जी झट से देव का कान पकड़ लेती है और बोलती है, बदमाश अब आप हमें बताइए आपके पास आने से हमारे कपड़े खराब होते कि नहीं? देव जल्दी से स्नेहा जी के हाथ को पकड़ बोलता, मोम मोम प्लीज इसे छोड़े, देखो बहुत दर्द हो रहा है। स्नेहा जी उसे और डांटते हुए उसके कान को छोड़ देती है और ऑर्डरिंग टोन में देव से बोलती है, आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, जल्दी से डाइनिंग टेबल पर मिलो, सब वेट कर रहे हैं। देव अपनी माँ का ऑर्डर सुन जल्दी से बोलता है, जी मोम आप चलिए मैं बस आया। इतना बोल वो वहाँ से अपने रूम में जल्दी से चला गया। दूसरी तरफ अजीत सुंदर के घर में हंगामा मचा हुआ था। क्यों इस वक्त डॉक्टर कविता जी और रोमा का ट्रीटमेंट कर रहे थे और अजीत जी वहीं साइड में खड़े होकर अपनी बीवी और बेटी की हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी और गुस्सा हो रहे थे। दुखी उनकी ऐसी हालत देख और गुस्सा इसलिए कि उनके साथ ऐसा सब कुछ करने की हिम्मत करने की। अजीत जी सोचने लगे जब उनको उसकी बीवी और बेटी की खबर मिली थी। फ्लैशबैक, दोपहर के लगभग 2 बजे अजीत जी अपनी कंपनी कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहे थे। तभी अचानक उस शांत मीटिंग रूम में फ़ोन के रिंगटोन बजने की आवाज़ आने लगी जिससे सारे एम्प्लॉय थोड़ा डरने लगे थे, क्योंकि सख्त रूल था कि जब भी मीटिंग होंगी उस वक्त सबके फ़ोन साइलेंट पर होने चाहिए, नहीं तो उनको उसी वक्त फायर कर दिया जाएगा। सारे एम्प्लॉय अपने अपने फ़ोन को चेक करने लगे थे कि कहीं उनका फ़ोन तो नहीं बज रहा, पर जब सबने अपने फ़ोन चेक कर लिए तो वो सब शांत हुए और सबकी नज़र एक साथ अजीत जी की तरफ हो गई। अजीत जी जो कि मीटिंग में सबको समझा रहे थे, अचानक फ़ोन
के बजने से वो डिस्टर्ब हो थे, जिससे उनको गुस्सा आने लगा था। वो सबको घूरने लगे, पर काफ़ी देर तक घूरने के बाद भी जब वो रिंगटोन बजना बंद नहीं हुई तो कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनका असिस्टेंट विनोद, जो वहीं उनके साइड में खड़ा था, उसने जल्दी से उनके फ़ोन को उनकी तरफ बढ़ा दिया, जो बार बार बजे जा रहा था। जैसे ही अजीत जी ने खुद के फ़ोन को देखा, जिसकी स्क्रीन पर घर का नाम शो हो रहा था, उन्होंने जल्दी से फ़ोन अपने हाथ में लिया और रिसीव करके अपने कान पर लगाया तो उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, सिर मैडम बाथरूम में गिर के बेहोश हो गई है और उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और उनकी बॉडी भी जल गई है, आप प्लीज़ जल्दी से घर आ जाओ। अजीत जी ने जैसे ही ये सुना कि कविता की कंडीशन खराब है तो उसने एकदम से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर को बुलाओ, तब तक मैं वहां पहुंचता हूं। इतना बोल वो फ़ोन को ऐसे ही कान से लगाए मीटिंग रूम से तेजी से बाहर निकल गया, बिना किसी को कुछ बोले। सारे एम्प्लॉय को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। वो सब तो उस तरफ अभी भी हैरान होके देख रहे थे जहां से अजीत जी गए थे। तभी उन सबके कानों में विनोद की आवाज़ आती है, जो उन सबसे से कह रहा था, आज की मीटिंग यही खत्म होती है, कुछ इमरजेंसी हो गई है। इतना बोल वो भी भागता हुआ अजीत जी के पीछे पीछे चला गया। कुछ देर बाद अजीत जी अपने घर में अपने रूम में थे। वो कुछ कह या पूछ पाते तब तक उनका फ़ोन फिर से रिंग करने लगा। उन्होंने तुरंत कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से रोमा की दोस्त की घबराई हुई आवाज़ आई, जो बोल रही थी, अंकल मैं टीना बोल रही हूँ, रोमा की क्लासमेट। अंकल रोमा बेहोश है और उसके सिर, हाथ, पैरों में और चेहरे पर काफ़ी सारी चोटें लगी हुई है। वो मुझे वॉशरूम बेहोश मिली है अंकल, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं इसे कॉलेज के मेडिकल रूम में लाई हूँ, पर यहाँ डॉक्टर ने बोला है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। टीना की पूरी बात सुन के अजीत जी बोले, टीना आप उसे वहीं कले के रुको, मैं उसे लेने आता हूँ। टीना जी अंकल मैं उसके साथ हूँ, आप जल्दी आ जाओ। इतना बोल कॉल काट दिया और अजीत जी एक नज़र अपनी बीवी को देख वहाँ खड़े डॉक्टर से गुस्से में बोले, मेरी बीवी का अच्छे से ट्रीटमेंट करना, तब तक मैं नहीं आ जाता। आप में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, समझे सारे। डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो अपने काम में लग गए। अजीत जी वहाँ से रोमा के कॉलेज चले गए और थोड़ी देर में वो उसे लेके अपने घर आ गए और उसे भी कविता के पास बेड पर ही लिटा दिया था, ताकि दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट कर सके। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। अजीत जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही दिन में कुछ घंटों में उसकी बेटी और बीवी के साथ किसने ये सब कर दिया है। अजीत जी वही रूम में पड़े सोफे पर बैठे हुए गुस्से में खुद से बोले, यह हरकत किसकी हो सकती है, जो मेरी बीवी और बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तभी उनके दिमाग में निया का ख्याल आया, कहीं ये सब कुछ उस 2 कोड़ी की लड़की ने तो नहीं करवाया, क्या वो लड़की जिंदा होंगी, क्या ऐसा हो सकता है। अजीत अपने दिमाग में निया को लेके कुछ न कुछ पूछे जा रहे थे और अपने आप ही जवाब भी दे रहे थे। सिंघानिया मेंशन में अब तक सबका डिनर कंप्लीट हो चुका था और सब लोग अपने अपने रूम में सोने चले गए थे। स्नेहा जी निया को दवाई दे रही थी। अभी निया की दवाई चल रही है और दवाई निया की बॉडी को अंदर से रिकवर करने और उसका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए थी। स्नेहा जी ने निया को उसकी दवाई खिलाए और उसे दूध पिला के उसे अच्छे से सुला के उसके रूम की लाइट ऑफ करके सिर्फ बेड साइड का लैंप चालू था, वो वहां से चली गई और निया गहरी नींद में चली गई। करीब 1 घंटे बाद निया के रूम में कोई 2 पाँव एंटर करता है, जो अंधेरे में बिल्कुल काला साया लग रहा था। उस काले साए ने आके अंदर से डोर को लॉक किया और धीरे धीरे निया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। उस काले साए का कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था, सिर्फ इसकी काली गहरी आंखों के जैसे जैसे वो काला आया निया के पास आता जा रहा था, उसका चेहरा लैंप की हल्की पीली रोशनी में दिखने लगा था। ये कोई और नहीं देव था जो निया के कमरे में आया था। वैसे तो वो रोज ही निया के पास आके सोता था जब से निया उसे मिली है तब से ही, क्योंकि उसे निया के साथ सोने से नींद अच्छी आती है बिना किसी मेडिसिन खाए। देव जब निया के बिल्कुल पास आ गया था तब उसने देखा निया हमेशा की तरह अपने बेड पर आड़ी तिरछी होके सो रही है और उसका ब्लैंकेट उसके साइड में पड़ा हुआ है और उसके चेहरे पर उसके बालों में कपजा जमा रखा है। निया का थोड़ा सा चेहरा हल्की पीली रोशनी में बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। देव निया के पास आके बेड पर बैठा, फिर निया के चेहरे पर कब्जा किए हुए बालों को अपने हाथ की उंगलियों से आहिस्ता से हटा के कान के पीछे करता है। फिर एक तक निया के सोने जैसे चमक रहे चेहरे को देखने देव निया के मासूम और सुंदर चेहरे को देखते हुए उस पे अपनी उंगलियां घुमा रहा था। देव की उंगलियां निया के माथे से लेके उसकी आंखों पर, तो कभी उसके गालों पर तो कभी उसके होठों पर चल रही थी और देव एक तक निया के चेहरे को देख रहा था। ऐसे ही करते हुए अब देव की उंगली निया की गर्दन पर थी। देव उसकी गर्दन और कॉलरबोन पर घुमाने लगा, जिससे निया नींद में ही कसमसाने लगी। तो देव रुक गया और फिर बिना किसी इमोशन के निया के चेहरे को देखने लगा। इस वक्त निया ने एक शॉर्ट नाइटी पहनी हुई थी जिसमें ब्लैक क्रॉप टॉप थी जो निया की कमर तक थी और नीचे एक शॉर्ट पैंट। देव निया को पूरा स्कैन कर रहा था, तभी उसे याद आया कि निया ने बताया था कि कविता जी ने उसकी कमर पर जलाया था। देव ने आराम से निया की टॉप को उसकी कमर से ऊपर किया
तो देव को निया का वो जला हुआ निशान दिखने लगा था जो उस वक्त जलाने की वजह से काफी गहरा बन गया था। देव ने निया के उस घाव पर अपनी एक उंगली से टच किया तो देव को अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। देव उस घाव के दर्द हो अपने दिल में महसूस कर रहा था, जो अब सिर्फ निशान था, उसमें दर्द नहीं होता था, अब वो पक्का हो गया था। देव को निया का वो निशान देख के गुस्सा आने लगा था, पर उसने इस वक्त अपने उसी गुस्से को दबा दिया और फिर देव ने अपनी उंगली हटाई और झुक के निया के उस घाव पर अपने होंठ रख वहां किस करने लगा। देव निया की कमर पर उसके घाव वाली जगह पर अपने होठों से और टंग से लिक कर रहा था, जिससे निया नींद में कसमसाने लगी। उसे गुदगुदी हो रही थी, उसकी बॉडी सहने लगी थी। निया ने नींद में ही अपने हाथों से देव को हटाने की कोशिश की, पर देव वहां से नहीं हटा और अब वो वहां सॉफ्ट किस कर रहा था। थोड़ी देर तक निया ने कोशिश की तो देव ने उसे छोड़ दिया, जिससे निया फिर से गहरी नींद में सो गई। देव ने निया की जो टॉप थी उसे कमर से ऊपर किया था, जिससे उसका गोरा पेट और निया की नाभि भी शो हो रही थी, जिसे देख देव खुद के अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस करने लगा। उसने फिर अपने होठों को निया के पेट पर रख उनको घुमाने लगा, कभी निया की नाभि के साथ खेलता तो कभी उसके पेट के साथ। देव सिर्फ निया के साथ अपने रोमांटिक मूवमेंट एंजॉय कर रहा था। देव ने आज जितना गुस्सा किया था वो उस सब की भरपाई वो निया के साथ रोमांटिक छेड़खानियां करके शांत हो रहा था। उसे दिल दिमाग से शांति मिल रही थी। देव ने निया की नींद को भी नहीं खुलने दिया और उसके साथ अपना रोमांस भी कर लिया। देव के पेट और नाभि पर कुछ कुछ फील हुआ, जिससे उसके पेट में कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा था और उसके होठों पर हल्की सी स्माइल भी आ गई थी, जिससे देव समझ गया था कि निया को गुदगुदी हो रही है। तो देव ने फिर अपने होठों को वहां से हटा लिया। उसके बाद देव निया के चेहरे पर आ गया और पहले उसके माथे को चूमा, फिर उसके दोनों गालों को, फिर उसकी छोटी सी नाक को, फिर उसके पतले गुलाबी होठों पर अपने होठ रख निया को सर्फ और प्यार से भरी किस करने लगा। मुझे तेरे बदन की ख्वाहिश नहीं, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे जीने की वजह है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरा सुकून है, तू मेरी धड़कन है, तू मेरी रातों की नींद है, तुझ पे कुर्बान मेरी सारी जिंदगी है। एपिसोड 42। देव ने आज जितना गुस्सा किया था वो उस सबकी भरपाई वो निया के साथ रोमांटिक छेड़खानियां करके शांत हो रहा था। उसे दिल दिमाग से शांति मिल रही थी। देव ने निया की नींद को भी नहीं खुलने दिया और उसके साथ अपना रोमांस भी कर लिया। देव के होंठ निया के पेट और नाभि पर घूम रहे थे, जिसकी से कुछ कुछ फील होने लगा, जिससे उसके पेट में कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा था और उसके होठों पर हल्की सी स्माइल भी आ गई थी, जिससे देव समझ गया था कि निया को गुदगुदी हो रही है। तो देव ने फिर अपने होठों को वहां से हटा लिया। उसके बाद देव निया के चेहरे पर आ गया और पहले उसके माथे को चूमा, फिर उसके दोनों गालों को, फिर उसकी छोटी सी नाक को, फिर उसके पतले गुलाबी होठों पर अपने होठ रख निया को सर्फ और प्यार से भरी किस करने लगा। देव निया को सॉफ्ट पैशनेट किस कर रहा और एक हाथ से निया के गाल को हल्का हल्का सहला रहा था। देव का दूसरा निया की गर्दन की नीचे लगा हुआ था। निया जो सो रही थी, अचानक उसे नींद में कुछ सॉफ्ट सा अपने होठों पर फील होने लगा। निया को वो सपने जैसा लग रहा था। निया धीरे से देव की किस में इन्वॉल्व हो जाती है। निया को किस करना नहीं आ रहा था, वो तो बस देव के होठों को लिक कर रही थी, जैसे देव के होंठ कोई आइसक्रीम हो। देव को जब एहसास होता है कि निया उसके होठों को लिक कर रही है, उसने अपनी आंखें खोली तो देखा निया अभी भी नींद में है। उसके होठों पर ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है। देव अब निया को और भी ज्यादा पैशन के साथ डीप किस करने लगता है और निया भी उसके होठों को हल्का हल्का लिक और शक कर रही थी। देव निया का साथ पाके बहुत खुश हो गया था। काफी देर तक दोनों ऐसे ही किस करते हैं, पर अब निया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो देव ने निया के होठों को अपने होठों से अलग कर रहा। देव के छोड़ते ही निया गहरी सांस लेने लगती है। देव जल्दी से निया के सिर को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में निया नॉर्मल होके सो जाती है। देव भी अब निया को ज्यादा परेशान नहीं करता और निया को अपनी बाहों में लेके खुद भी सो जाता है। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन में सब लोग दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। अभी सुबह के 6 बजे थे, पर फिर भी सब लोग जाग गए थे। निया इस वक्त मंदिर में थी, वो आरती की तैयारी कर रही थी और वैसे भी आज घर में पूजा रखी थी, इसलिए कुछ सर्वेंट बाहर का डेकोरेशन कर रहे थे, कुछ लोग अंदर की सफाई कर रहे थे। डेकोरेशन के लिए निया ने आरती की सारी तैयारी कर ली थी। आज निया ने एक रेड कलर का फ्रॉक सूट पहना था, जिसके नीचे पेंट और दुपट्टा हरे रंग का था। निया ने आज अपने लंबे बालों की हाफ चोटी और हाफ खुले छोड़े थे। निया ने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया, बस अपनी बड़ी नीली आंखों में गहरा काजल और होठों पर डार्क पिंक लिप बाम लगाया था। उसके चेहरे पर एक दो बालों की लटें झूल रही थी। आज निया रोज से भी ज्यादा क्यूट, प्यारी और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब लोग मंदिर में आते हैं और निया को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, और आज वहां देव पहले से मौजूद था। उसकी नजर तो निया से हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये खूबसूरती रात के रोमांस की खूबसूरत सुबह का लाल गुलाब जो अभी अभी खिला हो।
निया के होठों पर प्यारी स्माइल थी। निया ने आरती गाना स्टार्ट किया और सारे लोग एक एक करके आरती करने लगे। थोड़ी देर में आरती खत्म होके निया सबको आरती प्रसाद देके किचन में चली जाती है। आज नाश्ता निया ने नहीं बनाया था, बस देखती रही। सबको ऑर्डर मिला था कि निया को कोई काम ना करने दिया जाए। निया ने भी फिर ज्यादा जबरदस्ती नहीं की, उसे पता था सब उसे लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। थोड़ी देर बाद सब अपना नाश्ता खत्म करते हैं। पूजा शाम को होने वाली थी तो सब ब्रेकफास्ट करके अपने अपने कामों के लिए चले गए थे। ऐसे ही तैयारियों में सारा दिन निकल जाता है। शाम के वक्त सब लोग लिविंग में मौजूद थे जहां पूजा का अरेंजमेंट किया गया। सारे मेहमान आने स्टार्ट हो गए, जो कुछ खास और करीबी लोग थे। आज सारी लेडीज ने साड़ी पहनी थी। निया भी इस वक्त अपने कमरे रेडी हो रही थी। आज स्नेहा जी ने उसे साड़ी पहनने को बोला था, निया से हो नहीं पा रहा था, इसलिए स्नेहा जी ने उसे साड़ी पहनने में हेल्प की। निया पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। निया ने येलो कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी जिसपे गोल्डन तार के साथ डायमंड व्हाइट लगे हुए थे। साड़ी निया पर बहुत प्यारी लग रही थी। ये साड़ी स्नेहा जी की थी। निया के ब्लाउज में आगे से गले पर पूरा नेकलेस वर्क था और पीछे से पूरी डोरिया से बंधा हुआ था। स्नेहा जी ने निया के कानों में डायमंड के बड़े बड़े झुमके पहनाए थे। निया ने लगे में कुछ नहीं पहना था। निया के हाथों में गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनी थी और कमर और गोल्डन डायमंड का कमर बंद, पैरों में पतली सी बजने वाली पायल। निया के फेस पर आज हल्का सा टचअप किया था। आंखों में गहरा काजल, आईलाइनर, मस्करा और होठों पर न्यूड पिंक लिपस्टिक। निया के लंबे बालों को आज एक बन बनाया हुआ था और उसपे मोगरा के ताजे फूलों गजरा भी लगाया था। निया ने जब खुद को पूरा रेडी होके मिरर में देखा तो बस देखती थी रह गई। निया आज पूरी स्वर्ग से उत्तरी अप्सरा लग रही थी। स्नेहा जी ने जब निया को देखा तो बस देखती ही रह गई थी। उनकी आंखें हल्की नम भी हो गई थी। उन्होंने निया की ब्लाया ली, फिर अपनी आंख के काजल लेके निया के कान के पीछे लगा दिया और फिर निया के माथे को प्यार से चूम लिया। निया जो अब तक खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो खुद से या उसका कोई अक्स, तब तक स्नेहा जी ने उसे यकीन दिला दिया। निया बने कसके स्नेहा जी के गले से लग गई। निया बोली, माँ आपने तो मुझे कितने अच्छे से तैयार किया है, मैं तो खुद को पहचान भी नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसे सब लोग देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। निया की बात सुन के स्नेहा जी प्यार से उसके सिर को हल्का सा सहलाती है। उससे अलग होके बोलती, आप हमारी प्यार लाडली प्रिंसेस है और ये पूजा खास आपके लिए रखी है, तो लोग आपको देखेंगे ही ना, तो इसमें बुरा लगने जैसा कुछ नहीं है, समझे बच्चे। अच्छा अभी आप यहीं रुको, हम जाते हैं, आप थोड़ी देर में आ जाना, हम तब तक जाके देखते हैं पूजा में कितना टाइम है और बाकी सबको भी ठीक है ना, आप यहीं रहो। निया स्नेहा जी की बात पर हाँ में सिर हिलाती है। स्नेहा जी वहां से चली जाती है और निया सोफे पर बैठ जाती है। देव के रूम में देव इस वक्त मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को देख रहा था, जिसने आज येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना था। उसके कुर्ते के 2 बटन खुले हुए थे जिससे उसका मुख्य चौड़ा सीना साफ दिख रहा था। देव ने अपने बालों के पीछे एक पोनी बना रखी थी और एक हाथ में महंगी घड़ी, एक हाथ में ब्रासलेट हमेशा ही उसके हाथ में रहता है। देव ने परफ्यूम लगाया और फिर अपने फोन को लेकर रूम से बाहर निकल गया। उसने कृष को कॉल किया तो कृष ने 1-2 रिंग में ही कॉल उठा लिया। देव बोला, कृष आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए पूजा में किसी भी तरह की, और हाँ याद रहे ये घर के अंदर हो रहा है, कोई भी अनजान नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छे से चेक करवा लेना, अंडरस्टूड। कृष जी बॉस, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है और राना और रफीक को अलर्ट रहने को भी बोल दिया है। देव हम इतना बोल कॉल काट दिया और खुद निया के कमरे की तरफ चला गया। नीचे सारे मेहमान और पंडित आ चुके थे। पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। इसमें राठौर और उसकी फैमिली भी आए थे अपनी बेटी रोशनी और बेटे ईशान के साथ। ईशान अभी कुछ दिन पहले ही यूके से आया है। ये राठौर का इकलौता बेटा है। ये रोशनी से बड़ा है पर दोनों बहन भाई इकनों के घमंडी और अयासबाज है। सब लोग आ चुके थे, अब बस पूजा स्टार्ट होने वाली थी। थोड़ी देर में देव निया के कमरे में आया तो डोर पर ही ठहर गया। उसकी नज़र निया पर गई जो इस वक्त रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। एक्चुअली निया को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी। इतने लोगों के बीच जाने में वो पहले कभी लोगों के बीच नहीं गई थी और आज तो निया पूरी परी की तरह लग रही थी। जो भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। पर फिलहाल ये हाल तो देव का हो रहा था जो डोर पर खड़ा होकर अपने दिल पर हाथ रखे खड़ा था। देव का दिल इस वक्त इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज देव के कानों तक आ रही थी। देव की सांसें बहुत तेज चल रही थी। देव की नज़र निया पर थी जो इस वक्त बिना ये जाने कि कोई उसे बड़ी शिद्दत से निहार रहा है, जिसकी हालत बुरी हो रही है। देव अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पर कोई फायदा नहीं हुआ। देव निया को ऊपर से नीचे तक अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। देव की नज़र पहले निया के फेस पर गई, फिर उसकी आंखों पर जो आज कुछ ज्यादा ही बड़ी और सुंदर लग रही थी, फिर उसके होठों पर जिस पे लिपस्टिक लगी हुई, फिर उसकी नज़र होठों से फिसल निया की गर्दन पर, फिर कॉलरबोन पर, फिर उसके सीने पर जिसे पूरा कवर कर रखा था।
देव की नज़र जाके निया की पतली सी कमर पर ठहर जाती है, जो निया के चक्कर काटने की वजह से सारी हवा के हिलने की वजह से निया की पतली गोरी कमर और इसकी नाभि दिख रही थी। देव का गला सूखने लगा, उसकी सांसें भारी हो गई, उसके अंदर कुछ बदलता हुआ फील होने लगा। देव को हल्के पसीने आने लगे थे। देव निया को ऐसे रेडी और साड़ी में देख उसका दिल दिमाग बॉडी सब कुछ पल के लिए सुन्न रह गया। देव धीरे धीरे अपने कदम निया की तरफ बढ़ा देता है और पीछे से आके निया को अपनी बाहों में भर लेता है। देव खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसने निया को पीछे से ही अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त निया की पीठ देव के सीने से लगी हुई थी और देव के दोनों हाथ निया की कमर के चारों तरफ पेट पर कसे हुए थे। देव के ऐसे अचानक से पीछे से अपनी बाहों में भरने से निया डर जाती है। वो चिल्लाने वाली थी कि देव ने जल्दी से अपने एक हाथ को उसके मुंह पर रख दिया और धीरे से निया के कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, शुश लिटिल डॉल, कोई नहीं है, इट्स मी, रिलैक्स। निया जो घबराई हुई थी वो देव की गर्म सांसें और उसकी सरगोशी भरी आवाज में ये बोलना कि वो देव से तो निया थोड़ा शांत हुई। देव चेहरा अभी भी निया की गर्दन के बिल्कुल पास था और देव की गर्म सांसें निया की गर्दन पर लग रही थी, जिससे निया की पूरी बॉडी में गज़बम्स आ रहे थे। निया की बॉडी सहने लगी थी और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। पर निया यहाँ पिछले 1 महीने से रह रही थी और देव हॉस्पिटल के बाद से उसके करीब नहीं आया था। वो दूर से ही उससे बात करता था, जिससे निया उसके साथ काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो गई थी। पर निया को देव का टच कभी बुरा फील नहीं हुआ था, पर पास में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो हमेशा डर जाया करती है। निया ने देव से अपने मुंह से हाथ हटाने के लिए बोलने की कोशिश कर रही थी, पर बोल भी पा रही थी। देव तो इस वक्त निया की बॉडी से आती भीनी भीनी खुशबू में खो गया था। उसे याद ही नहीं रहा था कि उसने निया के मुंह को बंद कर रखा है। देव ने इनहेल करते हुए अपने मुंह को निया की गर्दन में घुसा दिया और उसके होंठ अब निया की गर्दन पर फील हो रहे थे। देव के ऐसा करते ही निया चिहुक उठी। उसे अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने देव से झूठने की कोशिश की, पर अफसोस देव की पकड़ निया पर काफी ज्यादा थी और उसके दोनों हाथ भी देव की गिरफ्त में थे, जिस वजह से वो देव से झूठ भी नहीं पा रही थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। निया न से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने पैर को उठाया, जिसमें उसने थोड़ी हील पहन रखी थी। निया ने अपनी हील उठा के देव के पैर पर दे मारी। देव जो इस वक्त निया के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इनफैक्ट उसे होश ही नहीं था। वो तो पूरा निया की भीनी भीनी खुशबू में खो गया था। देव तो अपनी आंखें बंद किए सिर्फ निया की करीबी को और उसकी खुशबू को फील कर रहा था। जैसे ही निया की हील वाला पैर देव के पैर पर पड़ा, देव की पकड़ निया पर ढीली हो गई, जिसका फायदा उठा निया देव से झूठ गई और देव को जोर से धक्का दिया, जिससे देव निया से 2 कदम पीछे हो गया। निया देव पर गुस्सा करते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, ये क्या हरकत थी आपकी? आप खुद को समझते क्या हो? आपकी जब मर्जी आएगी आप मेरे पास आके मुझसे चिपक जाएंगे और बाद में मुझे हर्ट करेंगे, पर अब आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप क्या करने वाले थे? मुझे बताइए, आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा और ऊपर से अपने मेरा मुंह भी बंद कर दिया। निया देव को गुस्से में सुना रही थी। देव जो बिल्कुल निया की इस तरह की गई हरकत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो बस बिना किसी भाव के एक तक निया के गुस्से से भरे चेहरे को देख रहा था, जो इस वक्त काफी लाल हो गया। जब देव ने निया की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो निया देव के पास 2 कदम लेके आगे आई और ठीक देव के सामने खड़ी होकर अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख के देव को अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से घूरने लगी। देव तो निया के इस रूप को पहली बार देख रहा था, वरना आज से पहले निया जब भी देव उसके करीब आया था वो पैनिक करने लगती थी और उसे पैनिक अटैक भी आते थे, पर आज तो निया के अंदर जैसे किसी की आत्मा घुस गई हो। देव एक तक निया के चेहरे को देख रहा था। निया के गाल गुस्से की वजह से लाल और फूल गए थे, जिससे निया और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। देव ने अब तक निया से एक भी शब्द नहीं कहा था, वो बस निया को एक तक देख रहा था। उससे जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो देव ने अपने एक हाथ से निया की गर्दन को पीछे से पकड़ा और एक हाथ से निया की कमर को पकड़ खुद के पास एक झटके में खींच लिया और निया के चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाके निया के सॉफ्ट और लिपस्टिक से सने होठों को अपने सख्त होठों के बीच फंसा लिया और पूरे पैशन से निया को किस करने लगा। निया बेचारी जो इतनी देर से देव पर गुस्सा कर रही थी, देव के ऐसे करने से उसकी नीली बड़ी बड़ी आंखें इतनी बड़ी हो गई कि जैसे अभी बाहर आ जाएगी। निया का दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था, वो सुन्न रह गई। देव जो निया के होठों को किसी भूखे शेर की तरह अपने होठों के बीच फंसा के उनका रस पी रहा था। निया की कोई हरकत ना करने से देव निया के होठों पर बाइट कर देता है, जिससे निया होश में आती है और देव को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर निया देव को हिला भी नहीं पा रही थी। कहाँ बेचारी निया पतली दुबली कमजोर सी और कहाँ देव 6.3 इंच चौड़ा सीना, 8 पैक एप जिम में पसीना बहा के बनाई गई बॉडी। निया तो उसमें दबके बेचारी बच्ची लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 चट्टानों के बीच एक बेचारी हिरन फुसके रह गई हो।
निया से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और निया को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। देव निया के होठों को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वो निया के होठों को ऐसे चूस रहा था जैसे कोई भंवरा एक नए ताज़ा खिले फूल से रस को चूस रहा हो। निया अपनी सांस लेने के लिए अपने हाथ देव के सीने पर मर रही थी, पर देव को कुछ नहीं हो रहा था। जब निया निडाल होने लगी तो देव एकदम से निया के होठों को छोड़ देता है, जिससे निया देव के सीने पर ही गिर जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। इस वक्त देव भी लंबी लंबी सांस ले रहा था। उसने भी निया को बहुत डीप पैशनेट किस की, जिसमें उसने सांस नहीं ली थी। देव को तो बस निया का नशा ऐसा हो गया था कि वो खुद के अंदर की फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया और निया को किस करने लगा, जिसमें वो खुद सांस लेना भूल गया था। देव निया की पीठ को सहलाने लगा और उसे अच्छे से कमर से पकड़ के सीने से चिपका रखा था। दोनों थोड़ी देर बाद नॉर्मल होते हैं तो निया एकदम से देव को खुद से दूर झटक धक्का मारती है, जिससे देव निया से 2 कदम दूर हो जाता है। वो भी इसलिए कि देव को अंदाजा नहीं था कि निया अचानक से ऐसा कुछ करेगी। निया देव से कुछ कह पाती तभी बाहर से किसी ने डोर पर नॉक किया, जिसकी आवाज से निया अपने होश में आई और देव को गुस्से में घूरने लगी, पर कुछ बोली नहीं। बाहर स्नेहा जी थी जो निया को लेने आई थी। स्नेहा जी निया को आवाज लगाती है, प्रिंसेस चलिए नीचे, सब लोग आ गए हैं, पंडित जी पूजा स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं। निया देव को घूरते हुए ही स्नेहा जी से बोलती है, माँ बस 2 मिनट में अभी आती हूँ। इतना बोल वो वॉशरूम में चली गई। इस वक्त निया को खुद का हुलिया ठीक करना था जो देव ने बिगाड़ दिया था। देव जो इतनी देर से निया की घूरती नजरों को खुद फील कर रहा था, उसने एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा, फिर अपने होठों और अपनी टंग को फिरा के उन्हें लिक कर लिया और फिर खुद को ड्रेसिंग मिरर में देखता है और अपने होठों पर डेविल स्माइल करके बोलता है, लिटिल डॉल अब तुम नहीं बच सकती मुझसे। इतना बोल अपने होठों को देखता है जिन पे निया की पिंक लिपस्टिक लगी हुई थी। उसने टिश्यू पेपर लिया और खुद की होठों को अच्छी तरह से साफ किया और कपड़े ठीक करके बालकनी में चला गया और वहां से वो दूसरे रूम की बालकनी में कूद गया। इधर निया वॉशरूम से बाहर आके ड्रेसिंग मिरर के सामने आके खुद की साड़ी ठीक करती है, फिर अपने चेहरे को और लिपस्टिक लगाती है। सब कुछ ठीक करके वो बड़बड़ाते हुए डोर को खोलने चली जाती है। तेरे हुस्न ने मुझे पागल बना दिया, तेरी कजरारी आंखों ने मुझे दीवाना बना दिया, तेरे होठों पर खिलता गुलाब मुझे खींचे तेरी और मैं खुद को भूला के तुझमें फना हो गया हूँ। तेरे लबों का नशा मुझे कुछ इस कदर हुआ है कि अब मुझे किसी और नशे की तलब ही नहीं उठती, बस एक तेरे लबों के सिवाय। एपिसोड 43। निया देव पर गुस्सा करते हुए बड़बड़ा रही थी, खड़ूस डेविल पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुझे परेशान करने, खुद को समझते क्या है। मेरा नाम भी निया सिन्हा है, इनका कचूमर तो अब मुझे निकालना ही पड़ेगा, वरना ये तो अपनी मनमानी ऐसे ही करते रहेंगे। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोच निया सोच, इस खड़ूस डेविल को सबक सीखना पड़ेगा। मैं ना आज रात को इनके मुंह पर पैंट कर दूंगी। हाँ ये सही रहेगा, जब खुद का मुंह शीशे में देखेंगे तब इनका खड़ूस चेहरा फनी चेहरा बन जाएगा। हाँ ये अच्छा रहेगा। वाह वाह निया बेटा, तूने तो कितना अच्छा आइडिया सोचा है। इस डेविल को उसकी खड़ूस शकल को फनी बनाने का, शाबाश, मुझे तुम पर प्राउड है। बस अब ये पूजा का फंक्शन खत्म हो जाए फिर बताती हूँ निया सिन्हा क्या चीज़ है। निया ने देव परेशान करने और उसे सबक सिखाने के लिए ये फनी प्लान किया और खुद को ही शाबाशी दे दी और तारीफ भी कली। इतना सब कुछ सोच और खुश होते हुए डोर को खोलती है तो सामने स्नेहा जी उसी का इंतजार कर रही थी। स्नेहा निया के हाथ को पकड़ जल्दी से बोली, बच्चे आप ठीक है ना, इतनी देर से दरवाजा खोला, कुछ हुआ था। निया मुस्कुराते हुए ही जल्दी से बोली, नहीं माँ सब ठीक है, बस मेरे बाल थोड़े खराब हो गए थे वही ठीक कर रही थी। की बात सुन स्नेहा जी भी मुस्कुराने लगी और निया को आगे ले जाते हुए बोली, चलो बेटा नीचे, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। निया ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि देव कब और कैसे उसकी रूम से बाहर गया था, वो तो अपने में ही मस्ती थी। स्नेहा जी ने भी कुछ नहीं पूछा था तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि देव उसके कमरे में था। ये बात स्नेहा जी को पता है या नहीं। थोड़ी देर में स्नेहा जी निया के साथ लिविंग हॉल में आती जहां सब लोग थे। जैसे ही लिफ्ट खुली सबकी नज़र उस तरफ चली जाती है। जैसे ही सबकी नज़र निया पर गई सबके सब एक तक निया को देखने लगी। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा सुंदर कोई हो भी सकता है, लेकिन वही कोई और भी था जो निया को अपनी लस्त भरी नज़रों से निया को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। ये कोई और नहीं ईशान राठौर है जो यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया था। बाकी सब लोगों के बीच खुसूर पुसुर होने लगी थी। आज सबने निया को पहली बार सिंघानिया मेंशन में देखा है, जिस वजह से सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे। वही लोगों को खुसूर पुसुर सुन स्नेहा जी जो निया को लेके वहीं आ रही थी उन्होंने सुन ली थी। स्नेहा जी जानती थी कि ऐसा ही होगा, इसलिए वो पहले से रेडी थी। स्नेहा जी निया को सबके बीच लेके आती है, वहीं पूरा सिंघानिया परिवार भी मौजूद था। स्नेहा जी सबको देख निया के कंधे पर हाथ रख बोली, आप सब सोच रहे होंगे ये कौन है।
तो हम आपको बताते हैं ये हमारी बेटी है निया, इनको हमने गोद ले लिया है। जब सबने स्नेहा जी की बात सुनी तो सब शॉक हो गए और सबको जलन होने लगी थी। स्नेहा जी ने निया से कहा प्रिंसेस सबको हेलो बोलो। निया ने सबको हाथ जोड़ के नमस्ते बोला। देव साइड में खड़ा निया को देख रहा था कि भी उसकी नज़र अचानक ही उस तरफ चली गई जहाँ राठौर परिवार था। उसकी नज़र सीधी ईशान पर गई जो गंदी और हवसी नज़रों से निया को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ये देख देव की आंखें सर्द हो गई, गुस्से से उसका चेहरा काला पड़ गया और गुस्से से उसके हाथों और सिर की नसें उभर आई। उसने कसके अपने हाथों की मुट्ठी बनाई। गुस्से में उसने अपने कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसे याद आया कि यहाँ पूजा है और ये उसका घर है, उसकी पूरी फैमिली है। उसने अपनी जलती नज़रों से उसे देखते हुए खुद को शांत किया और निया के पीछे आके खड़ा हो गया। स्नेहा जी और निया को नहीं पता था देव उनके पीछे आके खड़ा हो है। देव ने इस वक्त अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाया था क्योंकि यहाँ जितने भी लोग थे वो सब देव को बचपन से जानते हैं। बस कुछ ही थे जो देव का सिर्फ नाम सुना था, देखा नहीं, जिनमें से एक रोशनी राठौर और बाकी के कुछ और बच्चे थे। देव को देख रोशनी अपने पिता से बोली डैड क्या यही है देव सिंघानिया। देव को देख पीतम राठौर ने एक मुस्कान के साथ कहा हाँ बेटा ये सुन। तो रोशनी खुशी से उछलने वाली थी पर उसने खुद को रोका और अपने मन में बोली वाह ये तो बहुत हॉट है, कितना ज्यादा हैंडसम है। रोशनी की नज़रों में देव को देख हवस आने लगी और एक तक देव को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसने खुद से कहा मिस्टर सिंघानिया अब तो आप मेरे हो और अब मैं आपको अपना बना के रहूंगी, देखना। अब तक तो मैंने आपका सिर्फ नाम सुना था पर आज तो आपको देख के मैं आपको अपने हाथ से जाने ही नहीं दूंगी। आप कितना ज्यादा हैंडसम और अमीर हो डैड, सही कहते हैं इस पूरे एम्पायर की मालकिन तो अब ये रोशनी राठौर ही बनेगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना सब बोल उसकी चेहरे पर शैतानी हंसी तैरने लगी। फिर उसने निया को देखा जिसकी खूबसूरती देख उसे उससे जलन होने लगी और गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बना के बोली इस लड़की को मैं कभी देव के करीब नहीं आने दूंगी, फिर चाहे मुझे इस लड़की को ही मरना पड़े। अगर ये हमारे बीच आई तो मैं इसे इतनी बुरी मौत दूंगी कोई सोच भी नहीं सकता। रोशनी ने तो अपनी सारी प्लानिंग कर ली। तो वहीं उसके साइड में ईशान निया को पाने के सपने देखने लगा। वो अब किसी भी कीमत पर निया को पाना चाहता था। तो वहीं देव की नज़र बराबर उस पे बनी हुई थी और उसके सारी हरकत को और उसके फेस एक्सप्रेशन से अच्छी तरह उसके गंदे इरादे को भाप चुका था। सब लोग अब नॉर्मल बातें करने लगे थे। पीतम राठौर अपनी बेटी रोशनी को और अपनी पत्नी बेटे के साथ आगे चल के आया और स्नेहा जी से हंसते हुए बोला नमस्ते भाभी जी, आप कहाँ थी, हम तो आते ही आपके बारे में ही पूछ रहे थे। स्नेहा जी स्माइल करते हुए बोली भाई साहब हम हमारी प्रिंसेस को लेने गए, मिलिए हमारी प्यारी गुड़िया से। फिर निया से बोली निया बेटा ये आपके दादाजी के दोस्त के बेटे और आपके पापा के दोस्त हैं। निया ने वैसे ही स्माइल करके पीतने राठौर को नमस्ते किया। पीतम राठौर ने निया को देखा तो उसने हल्के से हंसते हुए अपना सिर हिला दिया। राठौर की पत्नी सपना बोली भाभी आप हमारे बच्चों से मिलिए। फिर वो रोशनी को थोड़ा आगे करके धीरे से उसके कान में बोली इनके पैर छू लेना। इतना बोल उन्होंने रोशनी को आगे किया और बोली भाभी ये हमारी बेटी रोशनी है जो 1 महीने पहले ही इंडिया आई है अपनी पढ़ाई पूरी करके। इतना बोल उन्होंने रोशनी को इशारा किया तो रोशनी झुक के स्नेहा जी के पैर छूने लगी। ये देख स्नेहा जी ने उसे उसके कदों से पकड़ रोक लिया और बोली बेटा रुकिए, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती, आप आई हमें अच्छा लगा। इतना बोल उन्होंने उसे सीधा खड़ा कर दिया। फिर उसे देखने लगी क्योंकि उन्हें अचानक दादी की कही बात याद आ गई थी। स्नेहा जी इस वक्त रोशनी को ऊपर से लेके नीचे देख रही थी जिसने आज एक गाउन पहना हुआ था जो पीछे से पूरा बैकलेस था, उसके बाल खुले थे, उसने ऊंची हील पहनी थी, चेहरे पर दुनिया भर का मेकअप लगा रखा था। स्नेहा जी रोशनी को देख अपने मन में बोली माँ ने इस लकड़ी को हमारे देव के लिए चुना है, भगवान मेरे देव को इससे बचाना। इतना बोल वो जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। फिर सपना जी अपने बेटे ईशान को आगे की जिसकी नज़र सिर्फ निया पर थी। स्नेहा जी से बोली भाभी ये हमारा बेटा ईशान है, ये भी कुछ दिन पहले ही आया है। स्नेहा जी उससे स्माइल करते हुए बोली ये तो अच्छी बात है। स्नेहा जी को राठौर के दोनों बच्चों में से कोई भी अच्छा नहीं लगा, उनमें से नेगेटिव वाइब स्नेहा जी को आ रही थी। पर फिर कुछ नहीं कहा और तभी ईशान निया के आगे अपना हाथ करते हुए बोला हेलो मिस ब्यूटीफुल। निया जो पहले ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी ऐसे अचानक ईशान को अपना हाथ आगे करते देख उसने अपने हाथ जोड़ लिए और झूठी मुस्कान लाके धीरे से बोली जी नमस्ते। तो वहीं पीछे खड़ा देव जो सब कुछ देख रहा था उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त ईशान को यही जिंदा जला दे, पर वो फिलहाल ऐसा नहीं कर सकता था। देव ने अपने गुस्से का घुट पिया और खुद को कंट्रोल करके चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसे इन सब से मिलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। देव ने राठौर की बेटी को एक बार भी नहीं देखा था, उसकी नज़र तो निया से कहीं जाती ही नहीं थी तो वो किसी और को
देखता भी कैसे। राठौर बोला, भाभी हमने अंकल से देव की शादी की बात की थी, आप तो जानती है अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी शादी हो जानी चाहिए। स्नेहा जी झूठी मुस्कान लिए बोली, भाई साहब कह तो आप ठीक रहे हैं, पर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी घर में पूजा है तो पहले वो करते हैं। स्नेहा जी की बात सुन के फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। निया वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, पर स्नेहा जी की वजह से उसे वहाँ रुकना पड़ा। उसे ईशान की अजीब नजरें खुद पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। नेहा अंदर से थोड़ा डरने लगी थी। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो उसकी नज़र देव पर गई। निया की नजरें सीधी देव की नज़रों से जा मिली। देव ने जब निया को घबराए नज़रों से देखा तो उसे गुस्सा आ गया, पर उसने निया को आंखों से ही शांत रहने को बोला, जैसे कह रहा हो कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, वो है सब संभाल लेगा। निया देव की शांत काली आंखों में देख थोड़ा शांत हुई। उसे ये सब लोग अच्छे नहीं लग रहे थे और ऊपर से ईशान की अजीब सी नज़रें उसे बहुत ज़्यादा डरा रही थी। निया भले देव से ज़्यादा बात नहीं करती थी, उसे पास भी नहीं आने देती थी, पर उसने इतने दिनों में इतना जान लिया था कि देव उसके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। देव का पास आना, उसे छूना निया को गंदा या अनकंफर्टेबल फील नहीं होता था, इसकी उसे देव के साथ कभी भी उनसे फील नहीं हुआ। इसलिए निया ने जब देव को खुद के जस्ट पीछे ही खड़ा पाया और उसे शांत रहने को बोला तो निया थोड़ा शांत हुई। तभी सबके कानों में पंडित जी की आवाज़ आई, यजमान जी पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, आइए आज की पूजा में कौन बैठेगा। पंडित जी की बात सुन के दादी बोली, पंडित जी आज की पूजा हमने खास हमारी पोती के लिए रखी है, तो पूजा में वही बैठेगी, उनके नाम की है पूजा, उनकी सुख शांति और बुरी नज़र से बचाने के लिए। दादी की बात सुन पंडित जी ने कहा, ठीक है मिसेस सिंघानिया, आप अपनी पोती को यहाँ बिठाए और सब यहाँ बैठ जाए। पंडित जी ने निया को ठीक उनके सामने एक आसान पर बैठने को बोला और बाकी सब निया के पीछे जमीन पर बिछे जलीन पर बैठ गए। निया अपने आसान पर बैठी तो स्नेहा जी ने निया के सिर पर उसकी साड़ी का पल्ला लेके उसके सिर को रख दिया और वो भी थोड़ा पीछे होके निया से बैठ गई। देव निया के दूसरी साइड बैठा था, निया से थोड़ा सा ही दूर। वो इस वक्त निया को बिल्कुल भी अकेले छोड़ने के मूड में नहीं था। पंडित जी ने सबसे पहले निया के हाथों में जल दिया, जिससे उसने अपने आप को पवित्र किया। उसके बाद उन्होंने निया के हाथों में फिर जल दिया जो सामने रखे भगवान पर चढ़ाया। उसके बाद फूल दिए, रोली फल सब एक एक करके पंडित जी निया को देते जा रहे थे और निया जैसा पंडित जी बोल रहे थे वैसा कर रही थी। ऐसे ही पूजा आगे बढ़ने लगी और इस बीच देव अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने कृष को एमएसजी करके ईशान के बारे में बता दिया था कि उस पे कड़ी नज़र रखो, उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। कृष ने पहले ही रफीक और राना को अलर्ट रहने को, उस ईशान पर नज़र रखने को बोल दिया था। पंडित जी ने पूजा करीब 2 घंटे बाद खत्म की। उसके बाद सामने आरती की और प्रसाद आरती सब करने के बाद स्नेहा जी ने निया को पंडित जी से आशीर्वाद लेने को बोला। अपनी माँ की बात सुन निया न जब पंडित जी से आशीर्वाद के लिए झुकी, तभी देव भी उनके सामने आशीर्वाद के लिए झुक गया। पंडित जी को लगा ये दोनों कपल है तो उनके मुंह से अचानक ही निकल गया, आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी ही हंसी खुशी बनी रहे और आप दोनों हमेशा साथ रहे। पंडित जी की बात सुन निया शौक हो गई तो वहीं देव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, पर उसने उसे छुपा लिया और दोनों खड़े हो गए। पंडित जी की बात वहीं बैठी दादी स्नेहा जी पूजा जी ने भी सुनी थी। उनको कुछ समझ नहीं आया कि पंडित जी ने ऐसा क्यों बोला। दादी पंडित जी से बोली, पंडित जी ये दोनों कपल नहीं है तो आपने इन दोनों को ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया। पंडित जी स्माइल करते हुए बोले, मिसेस सिंघानिया ये सब तो प्रभु की माया है, जिन्होंने मेरे मुंह से ऐसा बुलवाया, मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं। पंडित जी की बात सुन फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। स्नेहा जी सबको खाना खाने के लिए लेके चली गई। सब लोग खाना खा रहे थे, थोड़ी देर में सब लोग वहां से चले गए। अब बस वहां राठौर फैमिली और सिंघानिया फैमिली के लोग ही थे। निया स्नेहा जी से बोली, माँ मैं थक गई हूँ, कमरे में जाओ। स्नेहा जी प्यार से निया के सिर को सहलाती है और बोलती है, हाँ बच्चे आप जाओ आराम करो, हम हैं यहाँ। निया ने हाँ कहा और वहाँ से चली गई। एक्चुअली निया को ईशान की नज़र बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, जिससे उसे वहाँ और ज़्यादा देर रुका नहीं जा रहा था, इसलिए उसे अब अपने कमरे में जाना ही ठीक लगा था। ईशान जो कब से इस मौके की फिराक में था कि निया उसे अकेली मिले और वो उसके साथ अपनी लस्ट को पूरी करे। निया के जाते ही ईशान बोला, आंटी वॉशरूम कहाँ है। स्नेहा जी ईशान से बोली, बेटा वॉशरूम आप 2nd फ्लोर पर गेस्ट रूम में चले जाओ। ईशान जल्दी से हाँ बोल लिफ्ट में घुस गया। निया अपने कमरे में जा चुकी थी। ईशान ने निया को नीचे से ही देख लिया था कि वो 2nd फ्लोर पर गई है। ईशान ने सीधा 2nd फ्लोर का बटन प्रेस किया और वो थोड़ी देर में 2nd फ्लोर पर था। वो चारों तरह देखता है तो वहाँ इस वक्त कोई नहीं था। देव इस वक्त मेंशन से बाहर एक कॉल पर बात करने चला गया था। उसने सोचा अभी निया के पास उसकी पूरी फैमिली है और सारे लोग तो जा चुके हैं, इसलिए वो कॉल पर बात करने बाहर आ गया था।
इधर सेकंड फ्लोर पर ईशान चारों तरफ देख रहा था। उसे निया का कमरा नहीं पता था तो वो एक एक करके सारे कमरे चेक करने लगता है। तभी उसे निया का कमरा मिलता है जो राहुल और ऋचा के बगल में था। ये देख ईशान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से बोला, मिस ब्यूटीफुल अब तुम नहीं बच सकती मुझसे, मैं आज तुम्हें अपना बना के ही रहूंगा। इतना बोल और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए होठों पर अपनी टंग को फिराते हुए निया के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तेरे लिए मैं हुआ दीवाना, तुझे कैसे समझाऊं कि अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और तुम्हें भी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। अब जब तक ये रूह ये जान इस बॉडी में है तब तक तुम भी यही मेरे साथ मेरी बनके रहोगी। एपिसोड 44। नेहा अपने कमरे में आके ड्रेसिंग टेबल पर बैठ के अपने कानों से ईयरिंग को निकाल रही थी। निया ने आज पहली बार इतना सब पहना था तो उसे बहुत भारी और अजीब भी लग रहा था। निया अभी अपने ईयरिंग ही निकाले थे कि तभी कोई धीरे से दरवाजा खोल के अंदर आ गया। निया का ध्यान उस तरफ नहीं था। निया अपने हाथ से चूड़ी निकाल ही रही थी कि किसी ने आके उसे पीछे से पकड़ लिया। निया एकदम से घबरा के सामने मिरर में देखा तो ये ईशान था, जिसे देख निया डर से कांपने लगी। उसके दिल की धड़कन डर से बढ़ने लगी थी। उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई थी। नेहा ने अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और गुस्से में चिल्ला के ईशान को बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से वरना मैं सबको बता दूंगी। निया की बात सुन के ईशान गंदी हंसी हंसते हुए बोला, और तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा? तुम तो अभी ही यहाँ आई हो। ये लोग मेरे पापा को बहुत पहले से जानते हैं, उनकी बात मानेंगे, तुम्हारी नहीं। तो अब मेरे साथ कोऑपरेट करो, उसमें तुम्हें भी मैं बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड कर दूंगा। अब ज्यादा नाटक मत करो, अच्छा बनने का मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम जैसी लड़कियों को पहले मासूम होने का नाटक करती है फिर बाद में खूब एंजॉय करती है। अब समझ में आया तुम नाटक क्यों कर रही हो? पैसों के लिए ना? चल बोल, तुझे कितने रुपए चाहिए, मैं दे दूंगा। अब जल्दी से अपना ये भोली बनने का नाटक बंद कर। इतना बोल ईशान ने निया को टेबल से खींच के खड़ा कर दिया और उसे बुरी तरह से अपने आप से चिपका लेता है, जिससे निया डर से और ज्यादा कांपने लगती है। उसकी आंखों में अब आंसू भरने लगे थे। उसने फिर से अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और ईशान से छूटने की कोशिश करने लगी, पर ईशान से निया को इसकी कमर से इतना कसके जकड़ा हुआ था कि निया की कमर और पैर दोनों दबने लगे थे और लाल लाल हो गए थे। नेहा उससे छुट्टे की कोशिश करते हुए ही ईशान से बोल रही थी, छोड़ो मुझे, देखो तुम्हें पता नहीं है यहाँ तुम्हें कोई छोड़ेगा नहीं, क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो? तुम जानते नहीं हो पापा को, वो तुम्हें जान से मर देंगे। देव देव तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देखो अभी भी वक्त है, मुझे छोड़ दो और जाने दो वरना तुम बच नहीं सकते। अभी मैं किसी से तुम्हें बारे में नहीं बताऊंगी, आगे तुम खुद को बचा नहीं पाओगे। नेहा के बार बार उसे धमकी देने और उससे छूटने की बहस से ईशान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में निया को एक जोर का धक्का दिया, जिससे निया को संभाल नहीं पाए और सीधी जमीन पर मुंह के बल गिरी। निया की एक जोर की चीख उस पूरे रूम में गूंज गई। निया के गिरने की वजह से उसके होंठ पर कट लग गया था, जिससे निया के होंठ से खून निकलने लगा था। अब निया को ईशान से और भी ज्यादा डर लगने लगा था और अब उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। निया रोते हुए ईशान से बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो आज ही तुमसे मिली हूँ। ईशान निया की बात सुन के जोर से मक्कारी भरी हंसी हंसने लगा और घुटनों के बल बैठ निया के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और निया के चेहरे को ऊपर करके उसकी नीली आंखों में देखते हुए डेविल स्माइल करके बोला, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और तुमने सही कहा, हम आज ही मिले हैं, पर तुम्हें देख के अंदर का जानवर जाग गया। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे तुम्हें पाने का मन बना लिया। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है और अगर तुमने अब भी मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो फिर तुम्हें ही दर्द होगा। इतना बोल उसने निया को एक झटके में उठा लिया। निया बेचारी खुद ही फूल जैसी थी, उसने इतना वजन ही नहीं था, ऊपर से उसका एक्सीडेंट में ब्लड काफी सारा लॉस हो गया था। वो अभी अभी तो ठीक होने लगी थी, अपने पास से बाहर आ रही थी कि फिर से उसे वही सब देने ये मक्कार ईशान आ गया। ईशान ने निया को उठा के उसे ले जाके बेड पर पटक दिया, जिससे निया की एक बार फिर चीख निकल गई। अब निया को कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो उसे बचा सके इस हैवान से। निया रोते हुए ईशान से हाथ जोड़ के बोली, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो। निया के रोने गिड़गिड़ाने या चीखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो बस निया की खूबसूरती दिख रही थी। इस वक्त निया की सारी इधर उधर हो गई थी, जिससे निया की कमर ईशान के सामने थी। ईशान की नजरों में हवस और बेहसीपन साफ साफ दिख रहा था कि ईशान का ये रोज का काम हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की उसके साथ मर्जी से या जबरदस्ती से है, उसे तो बस अपनी हवस मिटाने से मतलब होता था और अब वो निया के साथ भी ऐसा ही करने वाला था। निया को अब सारी उम्मीद टूटती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान से मन ही मन प्रार्थना फोल्डेड हैंड्स करते हुए बोली, भगवान प्लीज मुझे बचा लो, अब मुझे कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है, प्लीज भगवान। तभी निया को देव का चेहरा दिखा, जिसे देखते ही निया को एक उम्मीद की किरण दिखी और उसने अपने मन बोला, मिस्टर सिंघानिया प्लीज आप कहाँ हो, मुझे इस जानवर से बचा लीजिए, आपने कहा था आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे, प्लीज प्लीज। निया अपनी आंखें बंद लिए बस इस आस में प्रे कर रही थी कोई आके उसे इस हैवान से बचा लेगा।
वहीं नीचे सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। राठौर तो बस अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने का इंतजार कर रहा था। वहीं रोशनी की आंखों में एक चमक, लालच साफ साफ दिख रहा था। उसके माँ बाप की आंखों में भी रोशनी चारों तरफ नजरें घुमा के देव को देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी देव कृष के साथ मेंशन के अंदर आ रहा था। देव को देख रोशनी उसे एक तक अपनी लस्त भरी नजरों से देखने लगी। देव कृष से कुछ बात करते हुए वहीं आ रहा था। उसे लगा था कि निया यहीं होंगी, इसलिए जैसे ही उसने अपनी नजरें उन सब की तरफ की तो वहां निया को न देख उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई पर निया उसे कहीं नहीं दिखी। इनफैक्ट उसने ईशान को भी देखा पर वो भी वहां नहीं था। उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा समझने में कि कोई गड़बड़ है। देव ने तुरंत अपने बगल में खड़े कृष से बोला, कृष जल्दी से ईशान को ढूंढ, कहाँ है वो? यहाँ नहीं है। और लिटिल डॉल वो भी यहाँ नहीं है, जल्दी से मोम से पूछ। कृष देव की घबराहट अच्छे से समझ रहा था। उसने जल्दी से थोड़े आगे आके स्नेहा जी पूछा, माँ प्रिंसेस कहाँ है? दिख नहीं रही। स्नेहा जी बोली, बेटा प्रिंसेस अपने कमरे में है, वो थक गई थी इसलिए हमने ही उन्हें आराम करने को बोल दिया था। स्नेहा जी की बात सुन के देव जल्दी से वहां से लिफ्ट में घुस गया और सेकंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। देव खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि जब उसे पता था कि ईशान कुछ भी कर सकता है फिर भी उसने उसे अकेला छोड़ा। देव गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना लिफ्ट की दीवार पर मारने लगा। नीचे कृष जल्दी से रफीक को कॉल किया और उसे और राना को सिक्योरिटी रूम में आने का बोल। वो भी जल्दी जल्दी भाग के जाने लगा। निया के रूम में ईशान निया के साथ जबरदस्ती उसके होठों पर किस करने की कोशिश कर रहा था पर निया बार बार अपना चेहरे इधर उधर करके बच रही थी। निया में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अब ईशान को हिला भी पाए। निया के ऐसे अपने चेहरे को घुमाने से ईशान का गुस्सा बढ़ गया और उसने कसके निया के गालों पर थप्पड़ मारने लगा। ईशान ने लगातार 4 से 5 थप्पड़ निया के दोनों गालों पर मारे थे जिससे निया बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। ईशान ने अब निया के साड़ी के पल्ले को जोर से खींचा और उसे एक साइड फेंक दिया। अब वो निया के ऊपर झकने लगा भी किसी ने उसे पीछे से आके उसकी गर्दन को पकड़ निया के ऊपर से खींच के दूर फेंक दिया। ईशान इस अचानक से हुए हमले को संभाल नहीं पाया और वो दूर जाके जमीन पर गिरा जिससे उसका सिर फट गया। ईशान के सिर से खून निकलने लगा था पर इस पे उस इंसान ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने निया को देखा जिसकी हालत ठीक नहीं थी। कुछ ईशान के जबरदस्ती करने मारने से तो कुछ उसकी पुरानी मेमोरीज के उसके सामने आने से निया को पैनिक अटैक आने लगा जिससे निया की सांसें भारी और ऊपर नीचे हो रही थी। निया की आंखें बंद होने लगी थी। तभी निया ने अपनी बंद होती आंखें से देख तो उसके सामने देव का चेहरा था जिसे देख निया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो अब पूरी तरह से बेहोशी में जा चुकी थी। देव ने निया को देखा, उसकी साड़ी को जल्दी से उसके ऊपर करके निया को उससे कवर कर दिया। देव की आंखें अब अंगारों की तरह धधक रही थी। उसका हैंडसम फेस गुस्से से काला पड़ गया था। देव के हाथों की सिर की नशें उभर आई थी। इस वक्त देव किसी मौत के फरिश्ते की तरह लग रहा था। देव ने अब ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सीधा ईशान के पास आ गया जो मौका देख के भागने की फिराक में था पर देव ने उसे उस गर्दन से पकड़ ऊपर उठा दिया और उसके मुंह पर पंच मारने लगा। देव के लगातार पंच मारने से ईशान के मुंह से खून फुबरे की तरह निकल रहा था। देव ने उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसे तो सिर्फ उसकी लिटिल डॉल का रोता और सुजा हुआ चेहरा नजर आ रहा था। देव ईशान को मारे जा रहा था। उसने ईशान की गर्दन पकड़ दीवार पर दे मारी जिससे ईशान के सिर से और ज्यादा खून निकलने लगा। तभी रूम में कृष और राना और रफीक भागते हुए आते हैं और देव को ईशान से दूर करते हैं पर देव ने उसे नहीं छोड़ा। देव ने ईशान के बालों को कसके पकड़ रखा था। तभी कृष चिल्लाया, भाई प्रिंसेस। कृष के मुंह से निया का जिक्र सुन उसने ईशान को छोड़ा और कृष से बोला, कृष कॉल द डॉक्टर फास्ट। कृष ने सुना और जल्दी से डॉक्टर नील को कॉल लगा दिया। देव निया के पास जाते हुए रफीक से बोला, रफीक इसे दाखिल लेके जाओ। रफीक और राना ईशान को खींचते हुए वहां से पीछे की लिफ्ट से लेके चले गए। अभी तक नीचे किसी को कुछ पता नहीं था कि घर में इतना बड़ा तूफान आया है। थोड़ी देर में दो नील और उसके साथ बाकी कई डॉक्टर थे जिनको देख लिविंग हॉल में बैठे सारे लोग एकदम से चौंक गए। स्नेहा जी और संदीप जी जल्दी से खड़े होकर डॉक्टर नील से पूछा, डॉक्टर नील आप यहाँ ऐसे अचानक क्या हुआ है? डॉक्टर नील को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। डॉक्टर नील ने एक आह भरी और बोले, मिस्टर सिंघानिया हमें देव सर ने बुलाया है। डॉक्टर नील की बात सुन दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी स्नेहा जी बोली, देव ने पर क्यों? डॉक्टर नील बोले, मैम हमें नहीं पता, ये तो जाके देखना है हमें। संदीप जी बोले, ठीक आप चलो। इतना बोल संदीप जी ने उन्हें आगे जाने का इशारा किया तो वो लोग लिफ्ट में चले गए। थोड़ी देर में सभी डॉक्टर निया के कमरे से बाहर खड़े थे। उनके पीछे पीछे सभी घरवाले भी आ गए थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ है। निया के रूम में देव ने निया को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। कृष वहीं साइड में खड़ा था। तभी बाहर से डोर नॉक हुआ जिसकी आवाज सुन कृष ने जाके जल्दी से डोर खोला। बाहर खड़े डॉक्टर को कृष ने अंदर आने को बोला। तभी स्नेहा जी घबराते हुए जल्दी से आगे आके कृष से बोली, कृष बेटा क्या हुआ है?
हमारी प्रिंसेस ठीक है ना? कृष स्नेहा जी के सवाल पर थोड़ा चुप रह गया और बोला, माँ आप शांत हो जाओ, अभी प्रिंसेस की हालत ठीक नहीं है। इतना सुनते ही स्नेहा जी घबरा गई, जल्दी कृष को हटा के रूम के अंदर आ गई। उसके पीछे सभी घरवाले भी अंदर आ गए। अंदर का नजारा देख सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सिंघानिया फैमिली के साथ वहाँ राठौर फैमिली भी मौजूद थी। उनको तो जैसे कोई फर्क ही पड़ा, वो तो बस एंजॉय करने खड़े थे। पूरा रूम बिखरा पड़ा था, सारी चीजें टूटी पड़ी थी, जिसे देख दादाजी कृष को देख बोले, कृष ये सब क्या है? यहाँ क्या हुआ था? प्रिंसेस कहाँ है? उसे क्या हुआ है? कृष अपनी नजरें नीची करके बोला, दादाजी आप अभी शांत हो जाओ, पहले डॉक्टर को प्रिंसेस का चेकअप करने दो। कृष की बात सुन के सब चुप हो गए, पर अब सबके चेहरे पर निया के लिए फिक्र और घबराहट थी। देव जो निया के पास खड़ा एक तक निया के मासूम चेहरे को देख रहा था। डॉक्टर नील बोले, मिस्टर सिंघानिया प्लीज आप सब थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, हमें मेम का चेकअप करना है। जैसे ही देव ने डॉक्टर की बात सुनी, उसने घूर के उसे देखा, पर कहाँ कुछ भी। फिर उसने सबको देखा जो फिक्र और घबराहट में उसे ही देख रहे थे। देव ने जब सबको इतना ज्यादा परेशान देखा, देव ने बिना कुछ कहे सबको बाहर चलने का इशारा किया। सबने देव की बात समझी और सब बाहर जाने लगे, पर स्नेहा जी जाने को तैयार नहीं थी। तभी संदीप जी ने स्नेहा जी को उनके कंधे से पकड़ अपनी तरफ किया और उन्हें समझाते हुए बोले, स्नेहा अभी खुद को संभालो, हमें प्रिंसेस को ठीक देखना है। स्नेहा जी ने संदीप जी की बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। वो रोते हुए बोली, संदीप पर प्रिंसेस को हुआ क्या है? हमें कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? संदीप जी उन्हें समझाते हुए बोले, स्नेहा अभी बाहर चलना चाहिए, खुद को संभालो। स्नेहा जी ने हाँ में सर हिलाया और संदीप जी जे गले से लग गई और वो सुबकने लगी। ये देख संदीप जी और देव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। देव थोड़ा कड़क लहजे में बोला, मोम रोना बंद करो और अभी सब बाहर चलो। देव की गुस्से भरी आवाज सुन सब बाहर चले गए। देव ने एक नज़र डॉक्टर को देखा, जैसे उसे वार्न कर रहा हो, अगर कुछ हुआ तो तुम नहीं बचोगे। देव की वार्निंग समझ डॉक्टर ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और जल्दी से नर्स को इशारा किया। नर्स उसके पास आके उसे एक शॉट रेडी करके दिया डॉक्टर को। डॉक्टर नील चेक करने लगा, फिर उसे शॉट दिया, फिर निया को इव लगाने लगा। फनज उसको लगी चोट को साफ करके उस पे बैंडेज करने लगी। तुझे कोई और देखे तो जलता है ये दिल, तुझे मैं कभी कहीं नहीं जाने दूंगा, और जो कोई तुम्हें मुझसे दूर करेगा उसे मैं जीने नहीं दूंगा। तू मेरी जिंदगी मेरी जान है, तुझे मैं अब कभी खुद की नजरों से एक पल के लिए ओझल नहीं होने दूंगा। एपिसोड 45 सिंघानिया मेंशन। निया के रूम में डॉक्टर और नर्स निया का ट्रीटमेंट कर रहे थे और बाहर देव गुस्से से राठौर को घूर रहा था। कृष का हाल भी वही था जो देव का था। देव के लिए निया उसकी जिंदगी सुकून सब था, और वहीं कृष के लिए निया उसकी छोटी बहन और उसकी फैमिली थी। सब लोग कॉरिडोर में परेशान होके खड़े थे, सब सिर्फ निया के रूम की तरफ देख रहे थे। अभी किसी को कुछ भी नहीं पता था आखिर निया के साथ हुआ क्या है। सिर्फ कृष, देव, रफीक और राना के अलावा अभी कोई नहीं जानता था कि यहाँ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। सबको बस निया की फिक्र हो रही थी। निया सिंघानिया फैमिली के लिए अब कोई अनजान लड़की नहीं थी। निया अब उसके घर की बेटी थी, उनकी पोती थी। अब और ज्यादा फिक्र थी स्नेहा जी का, तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था। संदीप जी उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, पर वो एक माँ थी और उन्होंने निया बेटी माना ही नहीं, पूरे दिल से उसे बेटी का दर्जा दिया है। उसके लिए निया उसके देव और आदित्य की तरह है। देव जो साइड में खड़ा राठौर को घूर रहा था, उसने अभी तक किसी को एक शब्द भी नहीं कहा था। वो अब फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने अपनी मोम से कहा, मोम प्लीज आप ऐसे कब तक रो रो के अपनी तबीयत खराब करेगी? आपको पता भी आपकी प्रिंसेस अभी किस कंडीशन में है, और यहाँ रो रो के अपनी तबीयत बिगाड़ लो, फिर उसे कौन संभालेगा? देव की इस बात से स्नेहा जी बिल्कुल चुप हो गई और अपनी आंसू भरी आंखों से देव को देखने लगी, और बाकी सब भी देव को हैरानी और परेशानी से भरी नजरों से देखने लगे। देव ने जब सबकी नजरें खुद पर देखी तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो बस इस वक्त अपनी लिटिल डॉल को ठीक देखना चाहता था। उसके बाद वो इस राठौर कैसा बुरा हाल करेगा कि दोबारा कोई ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। देव ने अपने हाथों की इतनी ज्यादा कसके बंद की थी कि उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ गए, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। देव को सिर्फ इस वक्त उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसे अब सिर्फ उसकी लिटिल डॉल चाहिए थी। संदीप जी ने देखा देव किसी से कुछ भी नहीं कह रहा है, तो वो उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रख के बोले, देव बेटा ऐसा क्या हुआ है प्रिंसेस के साथ कि तुम हमें कुछ भी नहीं बता रहे, और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हमें बताओ, क्या किसी ने कुछ किया है प्रिंसेस के साथ जो हमें नहीं पता? देव आप हमें बताओ, देखो हमारा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। अपने डैड की ऐसी बात सुन के देव उनसे बोलता है, डैड आपकी प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती की गई है। जैसे ही देव ने जबरदस्ती का बोला, संदीप जी एकदम से लड़खड़ा गए। उनके पीछे दीपक जी थे, तो उन्होंने जल्दी से संदीप जी को पीछे से थाम लिया और बोले, भैया आपको क्या हुआ? देव ने भी जल्दी से अपने डैड को एक तरफ से पकड़ लिया। संदीप जी की आंखें नम हो गई थी। उनकी ऐसी हालत देख सब और ज्यादा घबरा गए। दादाजी बोले, अरे कोई हमें भी बताओ ऐसा क्या हुआ है?
संदीप आप ठीक है बेटा? दादी आगे एक संदीप जी से पूछती है। संदीप जी अपनी माँ को देख उनके लगे लग जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं, माँ ये क्या हो गया? हम प्रिंसेस को हमारे घर इसलिए लाए थे कि वो हमारे साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जिए जिस तरह की उसकी पहले की जिंदगी थी, पर देखिए ना हम हमारी प्रिंसेस का ध्यान नहीं रख पाए। जब हमारी प्रिंसेस को हमारी जरूरत थी तब हम उसके पास नहीं थे। हमारी प्रिंसेस के साथ ये सब हमारे ही घर में हमारे होते हुए इतनी घटिया हरकत किसने की? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने सिंघानिया के घर में उसकी बेटी के साथ अपनी गंदी हसरत पूरी करने की कोशिश की? संदीप जी की बात सुन वहाँ सबके सब शौक में ही चले गए। उनको ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। फिर संदीप जी गुस्से में देव की तरफ देख के बोले, देव बताओ हमें किसकी इतनी जुर्रत हुई जो उसने सिंघानिया के घर में घुस के उसकी इज्जत पर हाथ डाला? हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बताओ हमें आप चुप क्यों हो? आपको समझ में नहीं आता ये हमारी पूरे सिंघानिया खानदान की बेइज्जती है। अरे लोग तो हमारे नाम से डरते हैं और यहाँ तो हमारे ही घर में घुस के ऐसा घिनौना काम किया। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसने सिंघानिया का नाम नहीं सुना था? क्या उसे सिंघानिया के बारे में नहीं पता था? देव हम कुछ पूछ रहे हैं, हमें बताओ हमारी फूल सी बेटी के साथ ऐसा किसने किया है? हम तो उसे उसकी बुरी यादों से बाहर ला रहे थे, पर यहाँ तो उन्हें फिर से उन्हीं बुरी यादों में घुसा दिया। संदीप जी की बातों को सुन दादाजी, दीपक जी, देव, कृष्ण, स्नेहा जी, पूजा जी, दादी जी सबको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था तो वहीं उन्हें निया के लिए बुरा भी लग रहा था। दादाजी बोले, देव क्या आप जानते हैं ये गंदी हरकत किसकी है? देव जो इतनी देर से चुप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था, उसने गुस्से में अपने दादाजी की तरफ देखा। देव की आंखें इस वक्त खून की तरह बिल्कुल लाल थी, जिनको देख एक पल के लिए दादाजी डर गए। थोड़ी देर बाद वो देव से बोले, बेटा हम समझ सकते हैं आपके गुस्से को, पर अब हमें ये जानना है कि ये सब किसने किया और उसकी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कौन है जो हमारे मेंशन में घुसा? इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद उसकी हिम्मत कैसे हुई? हमें ये समझ नहीं आ रहा है, आप बताओ। देव अपने दादाजी की तरफ देख गुस्से से बोला, वही जिसको आप सालों से दूध पिला रहे हो, जो आपको सिर्फ काटने के प्लान करता है और आज आपके ही घर में घुस के आपके घर की इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत की। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। देव की बात सुन के दादाजी एक पल को चुप हो जाते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो देव से फिर पूछते हैं, देव हमें नहीं समझ आया, आप साफ साफ बताओ। देव ऐसे ही गुस्से में बोला, आपके पुराने दोस्त के बेटे का बेटा जिसने आपके ही घर में आके आपकी ही इज्जत को मिटाने की कोशिश की, उसको आपका कोई डर नहीं था? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कोई भी मुंह उठा के आएगा और घर की बहू बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना के निकल जाएगा और कोई कुछ कर ही नहीं कर पाएगा। दादाजी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देव की ऐसी बातें सुन के सारे लोग शॉक थे, क्योंकि देव बने कभी भी अपनी फैमिली से ऐसे बात नहीं कि वो अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा इज्जत करता था और सबकी सुनता भी था। उसने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं दी थी। आज देव कुछ और ही लग रहा था। ये वो देव नहीं था जो सबको प्यार से देता था और प्यार से बात करता था। आज देव अपने अंदर बहुत कुछ टूटता हुआ महसूस कर रहा था। इतने दिनों से वो निया को उसकी बुरी यादों से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर आज के इंसिडेंट की वजह से निया एक बार फिर से उन्हीं यादों में चली जाएगी। आज देव का ये रूप सबको चौंका रहा था। वहीं राठौर फैमिली देव का ऐसा रूप देख उनको भी उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। रोशनी तो अपनी मां के पीछे छुपी हुई थी। तभी पीतम राठौर को कुछ याद आया और उन्होंने चारों तरफ अपनी नजरें घुमा के देखा, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिला जिसको वो ढूंढ रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट होने लगी, उनके माथे पर पसीना आने लगा था। तभी राठौर ने धीरे से अपनी पत्नी के कान में पूछा, सपना ईशान कहाँ है? वो क्यों नहीं दिख रहा? राठौर की बात सुन सपना जी ने भी चारों तरफ अपनी नजरें घुमा के देखा तो उन्हें भी वो कहीं नहीं दिखा। अब उनको भी घबराहट होने लगी थी। वो जल्दी से बोली, ईशान यहाँ नहीं है कहीं? ये सब ईशान ने तो नहीं किया? अपनी पत्नी की बात सुन तो राठौर अंदर तक हिल गया और अपने मन में सोचने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो ये लोग मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मैं जो इतने सालों से सिंघानिया की प्रॉपर्टी के पीछे था वो ऐसे ही मेरे हाथ से नहीं आ सकती है। राठौर अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि उसका इतने सालों से देखा सपना ऐसे ही नहीं टूट सकता। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। पर अगर उसने ही ये सब किया होगा तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं मेरे बेटे को ऐसे ही नहीं मारने दे सकता, वो मेरा इकलौता बेटा है। राठौर सब कुछ अपने मन में सोच रहा कि घबरा भी रहा था और उसे अपने बेटे के लिए डर भी लग रहा था। तभी देव ने एक नज़र राठौर को देखा और उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग, उसके माथे पर आता पसीना, उसकी आंखों में घबराहट देख देव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो समझ गया था कि कहीं ना कहीं राठौर को डाउट हो गया है कि ये गिरी हुई हरकत शायद उसके बेटे ने ही की है। देव ने अपने दादाजी को देखा और बोला, दादू आप अभी तक नहीं समझे, पर यहाँ समझने वाले तो बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये किसकी गिरी हुई हरकत है।
देव की इस बात ने राठौर फैमिली का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब राठौर को पूरा यकीन हो गया था कि ये हरकत उसके बेटे ईशान की है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये सब ईशान ने किया है तो ईशान इस वक्त यहाँ क्यों नहीं है। अब उन्हें ईशान के लिए बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, कहीं देव ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया है। प्रीतम राठौर के दिल की धड़कन अचानक ही बढ़ गई और डर से उसके सीने में दर्द होने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी का ध्यान उन पे नहीं था, सिर्फ देव के अलावा। उनको गिरते देख देव के होठों पर कातिल मुस्कान छा गई। ये मुस्कान कोई नॉर्मल मुस्कान नहीं थी, ये बहुत डेंजरस वाली मुस्कान थी जो अब राठौर को पूरा बर्बाद करके ही जाने वाली थी। राठौर को ऐसे बेहोश देख सब लोग उन्हें संभालने के लिए आगे आए और उन्हें उठा के पास में बने गेस्ट रूम में लेके चले गए। देव को कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही कृष को, वो दोनों अपनी जगह पर जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे। बाकी लोग उनको उठा के ले गए। सपना जी रोने लगी थी, स्नेहा जी नहीं गई थी, वो तो बस नेहा के रूम को ही देख रही थी। डॉक्टर को अंदर गए काफी देर हो गई थी। देव भी डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में डोर खुलता है और डॉक्टर नील बाहर आते हैं, उनके साथ ही और 2 डॉक्टर आते हैं। नर्स को अंदर रहने का बोल दिया था। डॉक्टर को आते देख जल्दी से स्नेहा जी, कृष और देव उसके पास आते हैं। स्नेहा जी जल्दी से पूछती है, डॉक्टर मेरी बच्ची कैसी है। डॉक्टर नील एक नज़र उन्हें देखते हैं, फिर देव को देख वो बोले, मैम उनकी कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं है, अभी वो बेहोश है। अगर उन्हें 12 घंटे में होश आ गया तो ठीक, नहीं तो हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुन स्नेहा जी घबरा जाती है। वो देव की तरह देखती है जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बिना किसी भाव के डॉक्टर नील देख रहा था। डॉक्टर देव की नज़र को देख डर गया, उसने खुद को संभाला और बोले, मिस्टर सिंघानिया हमने मेम को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है, फिलहाल वो बेहोश है। उनके मुंह हाथ घुटनों पर चोट लगी है, कुछ खरोंचे भी आई है, कई जगह काटने के निशान भी है। हमने उनकी बैंडेज तो कर दी है, पर जो उनके साथ हुआ है उसकी वजह से वो मेंटली ट्रॉमा में जा चुकी है। मैंने आपको पहले ही इनकी मेंटली कंडीशन बता दी थी, इनको पैनिक अटैक आना कोई छोटी बात नहीं है। आज जो उनके साथ हुआ है उससे उनकी पुरानी मेमोरीज भी रिमाइंड हो गई है। जब इनको होश आ जाए तब इनके साथ बहुत पेशेंस के साथ आपको इनके साथ बिहेव करना होगा। अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक ये होश में नहीं आ जाती। मैंने नर्स को अंदर उनके पास रहने का बोला है, अगर बाद में कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर देना। इतना बोल वो वहाँ से जाने लगा। तभी गेस्ट रूम से रोशनी भागते हुए आई और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर आप मेरे साथ आइए, मेरे डैड बेहोश हो गए हैं। डॉक्टर ने एक नज़र देव को देखा तो उसने उसे उसके साथ जाने का इशारा किया और खुद निया के रूम में चला गया। कृष और स्नेहा जी पहले ही अंदर आ गए थे। देव अंदर आया और सीधा निया के बेड के पास आके खड़ा हो गया। देव एक तक निया के चेहरे को देख रहा था जिसपे सूजन और नील पड़ी हुई थी और उसके होठों पर कट लगे हुए थे, उसके माथे पर एक बैंडेज भी लगी हुई थी। निया के चोटिल चेहरे को देख देव के हाथों की मुट्ठी कस गई, उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आज उसकी लापरवाही की वजह से आज उसकी लिटिल डॉल एक फिर बेजान बेड पर लेटी है। स्नेहा जी निया के पास बैठ जके उसके सिर पर प्यार से किस किया, उनकी आंखें इस वक्त नम थी। वो निया से बोली, प्रिंसेस हमें माफ कर दो, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हम आपको यहाँ अच्छी और खुशी भरी जिंदगी देने के लिए लाए थे। आज आप और ज़्यादा दर्द में हो, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में भी आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अब हम आपको कैसे फेस करेंगे, बच्चे समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। अब देव तो गुस्से में खड़ा, ऐसा लग रहा था कि अब उसका गुस्सा इतने लोगों पर निकलेगा जिनको बहुत बुरी मौत मिलेगी। तभी रूम में बाकी फैमिली भी आ गई। उन सब ने निया को देखा तो उनका दिल टूट गया, उनकी आंखें नम हो गई। संदीप जी निया के पास आके उसके माथे पर किस करके बोलते हैं, प्रिंसेस हमें माफ कर दो, आज हमारे रहते हुए भी आपके साथ ये सब हो गया। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनकी निया उनकी खुद की बेटी की तरह थी, उनको बेटी जो नहीं थी, 2 बेटे थे। आज जो कुछ निया के साथ हुआ उससे पूरा सिंघानिया परिवार अंदर तक हिल गया था। ये सब आज उनके खुद के घर के अंदर हुआ था और वो भी उनकी मौजूदगी में। सब लोग निया के आके माथे को चूम रहे थे और उससे माफी मांग रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही वो सब वहाँ रहते हैं। फिर नज़ उन सब से बोलती है, देखिए आप लोग अभी बाहर जाए, पेशेंट को आराम की जरूरत है। सबने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गई। देव वहाँ से हिला भी नहीं। सबके जाने के बाद देव ने नज़ को वहाँ से जाने इशारा किया, नज़ बाहर चली गई। अब बस निया के पास देव था। तुझे दर्द में देख मेरा दिल दुख रहा है, कैसे तुझे इस दर्द से आज़ाद करूं, ये जिंदगी तुझ पे कुर्बान है। तुझे दर्द में देख मेरा जी जलता है, काश मेरे पास कोई मैजिक होता तो आज मैं तुम्हें हमारे सारे दर्द दूर कर देता। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।